हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को। हमारा चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत के अंतर्गत हम अपने जितने भी मैथमेटिकल टूल्स यूटिलाइज होने वाले हैं हमारे पूरे फिजिक्स में, उन सभी के डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट टू 10th क्लास में बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे मैथमेटिक्स के, वो सब अब यूटिलाइज होंगे हमारे फिजिक्स में। सिमिलरली जो 11th एंड 12th इन दोनों क्लासेस में भी जो मैथमेटिक्स है हमारी सब्जेक्ट के फॉर्म में, वो सब कुछ भी अप्लाई होने वाली है हमारी फिजिक्स में। कुछ यूं कहूं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस ओनली। मतलब गणित भाई ऐसा कुछ एक विषय नहीं है, वो हमारी साइंस की, हमारी विज्ञान की एक भाषा मात्र है। तो जितना कुछ भी मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारी साइंस को एलैबोरेट करने में, साइंस को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करने वाली है। इस सीरीज में हम अब डिस्कस करने वाले इस सेशन के अंदर हमारे लघुगणक को, लॉगरिदम को, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे चर, घातांक और मूल को। ठीक है, मतलब कोई वेरिएबल्स हैं, उनके पावर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे द्विपद प्रमेय को, बाइनोमियल थ्योरम को एंड क्रम गुणित को, फैक्टोरियल्स को। इतना सब कुछ हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। और अगेन मैं एक छोटी सी बात याद दिलाते चलूं कि भाई मैथमेटिक्स जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए तो कुछ हद तक चीजें आसान होती हैं। किस प्रकार से कि भाई वो 11th एंड 12th में ये सब कुछ डीपली स्टडी करते हैं, बट इनिशियली अभी उन्होंने नहीं किया हुआ है। जब 11th एंड 12th के कंटेंट पूरे खत्म होंगे तब करेंगे। किंतु हमारी साइंस, हमारे फिजिक्स बेसिकली अभी 11th में भी है और 12th में भी है। तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे ज्यादा समस्यात्मक विषय हो जाता है नीट के एग्जाम के प्रिपरेशन में, वो ये है कि भाई फिजिक्स बड़ी कम समझ में आती है। क्यों कम समझ में आती है? क्योंकि हमने ये वाला जो पोर्शन है, जो मैथमेटिकल टूल्स वाला पोर्शन है, उसको स्किप कर दिया होता है। और मैथमेटिकल टूल से स्किप करेंगे तो हमारी फिजिक्स कम समझ में आएगी, क्योंकि यहां तो सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ही आधारित है, सब कुछ हमारी गणितीय उदाहरणाओं पर ही आधारित है। तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे भाई मैंने तो बायो लिया था इसी के लिए क्योंकि मैथ्स नहीं करनी थी, ये फिर से मैथ्स आ गया। जी हां भाई, मैथ्स हमारी साइंस की जब लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कहां जाएगी? जब भी एक्सप्लेन करना होगा, जब भी एक्सप्रेस करना होगा, मैथ्स तो आएगा ही आएगा। तो आपने मैथ्स को सोचा था सिर्फ कि छोड़ दिया है, लेकिन वो छूटा नहीं था और आप कभी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट मैथ्स से दूर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए चलिए हम इन सभी को एक बार डिस्कस करते हैं, समझते हैं, ताकि हमें कहीं से कहीं तक थोड़ी सी भी कठिनाई ना आए। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे लॉगरिदम को, लघुगणक को। लघुगणक बेसिकली, लॉगरिदम बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो एक सबसे सिंपल सा फंडा समझिए। जब कभी कोई पावर्स किसके फॉर्म में, भाई कोई वेरिएबल चल रहा हो मान लीजिए पावर में, अब कोई नंबर होता पावर में तो सॉल्व करना बनता है, लेकिन कोई वेरिएबल चल रहा है पावर में, तो ये तो बड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, भाई इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे मैं सिंपली कहूं कि हमारे पास में एक नंबर ऐसा आ गया, दैट इज 10 to the power n। अब मुझे एक बात तो पता है कि 10 की पावर 2 होता, मैं कह देता भैया 10 into 10 दैट इज 100। बट 10 की पावर n, इसका क्या करूं मैं? मतलब ये n का क्या वैल्यू होगा, कैसे करेंगे सॉल्व? तो जब कभी ऐसी उलझन आ जाती है ना, कुछ नहीं करना, क्या करना, लॉग ले लीजिए। लॉगरिदम इसी बीमारी का दवाई है भाई। कौन सी? तो देखिए लॉगरिदम क्या कहता है। लॉगरिदम का ऐसा कहना होता है कि अगर कहीं पे आपके सामने जो लॉग मतलब 10 to the power n है, तो इसको अगर कह रहे हैं कि भैया ये है मान किसका, x का, तो अगर यहां पे लॉग लेते हैं, तो लॉग लेते समय होता क्या है, ये जहां नंबर यहां पर आता है वो चला जाता है बेस में, ठीक है,
और जो इक्वल्स टू वाला है वो यहां पर, और ये हो जाता है n। ये n के लिए बन जाता है सॉल्यूशन। तो लॉगरिथम लिखते कैसे भाई? तो लॉग को लिखने का तरीका होता है यह लॉग, लॉगरिथम का पूरा शॉर्ट फॉर्म है LOG, लॉग। और इसके बेस में यहां पर होता है इसका बेस, यहां पर होती है वो वैल्यू, और यहां पर जिसके भी टर्म्स में बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे n के टर्म्स में, तो हम n लिख लेते। b क्या है? तो b है हमारा बेस। ये बेस हर जगह पे चेंज हो सकता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऐसे ही हमारा log बेस 10 भी हो सकता है, log बेस 2 भी हो सकता है, log बेस e भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल। मतलब ये बेस चेंज हो सकता है। ये बेस कौन डिसाइड कर रहा है? तो यहां पे जो भी नंबर दिया, जैसे 10 की पावर n इक्वल्स टू x लिखा हुआ था, तो क्या लिखा भाई? तो इसको अगर लिखेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, x इक्वल्स टू n। ये कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे? तो एक सबसे सिंपल सी बात समझिए। क्या करना होता है, अगर आपने इस टर्म में, क्या करना है, इस टर्म में अगर आपने बेस को लात मारी, ऐसा ही समझते भाई, हम तो ये जो बेस है ना इसको लात मार दिए, लात मार दिया मतलब ये इक्वल्स टू के उस तरफ चले जाए, तो ये जब लात मारेंगे इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो पता है कैसा हो जाएगा? बोले भैया एक सम को तो यहीं छोड़ दो भाई, इसको तुमने लात मारा, इसको जाने दो। ये जाएगा, जाकर के कहेगा भैया है तुम तो आ जाओ भैया, सर पे चढ़ जाओ, क्योंकि यहां से तो लात खा के जा रहे हैं, यहां से वैसे बेस में थे, लात खा के जा रहे हैं। अब लात खा के जा रहे हैं तो सामने वाले को तो सर पे उठा के रखना ही पड़ेगा ना। तो भैया ये लात खा के गए तो इनको सर पे उठा लिया। और इसका इन्वर्स समझिए, अगर यहां से यहां आएंगे तो ये क्या होगा? सर पे उठा रखा है, जैसे ही दिक्कत परेशानी करेंगे, ये अगर लात मार दिया पावर ने, तो ये जाके गिरेंगे किसके? बेस मतलब लॉग के चरणों में। क्या समझे? जिनको भैया ये सर पे उठा के रखे थे ना, इसने अगर लात मार दी तो वापस उसी लॉग की शरण में गए, भैया रख लो मुझे। कहां रखेगा? बोले भैया आ जाओ आधार में रहो नीचे रहो। तो ये भैया आ गया आधार में। ठीक है, सिंपल है ना फंडा। क्या फंडा है? अगर बेस को लात मारी तो इक्वल्स टू के सामने वाले को सर पे चढ़ाएगा, और जिसको सर पे चढ़ाता है इसको अगर लात मार दी तो ये इसके आधार में आ जाएगा, ये इसके बेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉगरिथम हमारा सॉल्व होता है। और सॉल्व करने का जरूरत पड़ी कहां के लिए? तो जरूरत पड़ी क्योंकि जब मुझे किसी नंबर के पावर में कोई वेरिएबल दिख रहा हो तो इसको यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लें कैसे कैसे टर्म्स बनेंगे। तो यहां पर एक चीज दिख रहा होगा, यदि 10 टू द पावर n x हो तो यह हो जाता है log बेस 10x इक्वल्स टू n। बोला था कि भैया ये क्या किया, इसने लात मारी तो लॉग की शरण में जाएंगे, और लॉग कहां कहेगा भैया चरणों में गिरो, तो ये गिर गए चरण में, x इक्वल्स टू n। सिमिलरली अगर मान लीजिए आधार e हो, एक्सपोनेंट्स, अगर मान लीजिए e टू द पावर m इक्वल्स टू y है, तो यहां पे वही काम, m अगर इसको भगाएगा, e ने भैया सर पे चढ़ा रखा था m को, m ने जब लात मारा, m ने जब भगाया तो ये गया लॉग की शरण में और पड़ गया चरण में। होगा क्या? log e y इक्वल्स टू m। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने बात करी कि भाई log, जैसे यहां पर होता 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू x, तो इसको कैसे लिखते भाई? तो ये n अगर इसको भगाएगा तो इसके भगाने की वजह से क्या बन जाएगा? log बेस 2, ये जाके गिरा चरण में, x इज इक्वल्स टू n। इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं ln x इक्वल्स टू n। ln क्या होता है भाई? नेचुरल लॉग को ln से शो करते हैं। जो नेचुरल लॉग होता है उसको LOG पूरा भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? L और N। ठीक, चलिए, तो आई होप कि आपको ये लॉगरिथम समझ में आया कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। जब मुझे पावर को रिजोल्व करना होगा तब आवश्यकता पड़ी। दो तरीके के आधार को हम देखेंगे, एक बेस 10 और एक बेस E। ठीक है, अब जरा कुछ इसके फॉर्म्स की बात करते हैं, मतलब इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं। ये जुड़ेगा कैसे, घटेगा कैसे, मल्टीप्लाई कैसे होगा, पावर्स कैसे रिजोल्व होंगे। तो आइए चलिए हम बात करें। अगर कहीं पर आधार को बदलना है, बेस को क्या करना है? चेंज करना है। तो बेस को चेंज करने का फॉर्म है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log बेस b ऑफ a, तो इसका इनवर्स अगर लिख दूं कैसे? log बेस a ऑफ b
तो देखिए भाई, ये बेस बी था, इसका बेस कितना दिख रहा है? ए दिख रहा है, ठीक है ना? इसका बेस बी था, इसका बेस क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? तो इसका आधार बदल गया, यहां पर आधार बी, आधार ए। इसी प्रकार से अगर कहीं पे हमें चलना है log e से log बेस 10 में, तो log e x इज इक्वल टू 1 अपॉन log 10 e, ठीक है ना? जो अभी यहां पे काम किया, यहां पर क्या करना है? अब करना है मुझे log e x, तो यहां पर क्या कर दूंगा? 1 अपॉन log बेस 10 ऑफ e, ठीक है? और जो log बेस, और जो मुझे log बेस 10x की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाता है भाई, इसका ये न्यूमेरिक मान है 2.303 log बेस 10 टाइम्स ऑफ x, ठीक है? ये इसका न्यूमेरिक मान है। ये अगर वैसे तो याद करने की कहीं पे जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल एक बार देख जरूर सकते हैं इस नंबर को, क्योंकि क्या होता है, लॉगरिथमिक टेबल हमारे बुक्स के पीछे में गिवन होती है, और जब कभी कोई क्वेश्चन आता है तो जो लॉग का मान कैलकुलेट होकर के आना है वो भी हमारे क्वेश्चन में हिंट के तौर पर दिया जाता है। तो आपको अलग से इसमें सच कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना? हिंट के फॉर्म में आपको मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझिए कि भाई रेसिप्रोकल जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है, बेस बदल देना है, ठीक? आगे बढ़ूं, अब अगर log बेस a और a हो तो इसका मान होता है 1। जैसे अगर log बेस 10 हो और 10 का ही मान निकाला तो 1, log बेस e हो और e का ही मान निकाला 1। उसी प्रकार से जैसे कि log a और a है तो कितना होगा? 1, ठीक? चलिए और आगे हम अगर डिस्कस करते हैं तो होता है भाई log b a इज इक्वल्स टू, अगर हम लिखना चाहें तो log b c log c a, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो दिख रहा है ये वाला पूरा पोर्शन हट जाएगा, मिलेगा क्या? log ऑफ b ऑफ a। c log c की बात करेंगे तो सेम आ जाएगा भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या? तो log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये किसी भी आधार के लिए होती है log 1 की वैल्यू 0। जैसे log e 1 है, ये भी 0, log 10 1 है, ये भी कितना होगा? ये भी 0। एक्चुअली अगर मैं log का अगर आपको ग्राफ प्लॉट कर दूं तो log का ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है। ये होता है हमारा, ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी 1, ठीक है? और उसी तरीके से ये है हमारा 0, तो 0 पे कहां दिख रहा है? इनफाइनाइट। किधर का? नेगेटिव डायरेक्शन का इनफाइनाइट। ये दोनों लाइन एक दूसरे कट करेंगी क्या? ऑब्वियसली दिख रहा है नहीं करने वाली कट, तो मतलब ये कहां जाके 0 को मिलेगी? तो ये मिलेगी नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट पे, इसीलिए लिखते हैं log 0 माइनस ऑफ इनफाइनाइट होता है किसी भी धनात्मक आधार के लिए। कोई सा भी पॉजिटिव आधार हो, मतलब ये जो बेस लिख रहे हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, ठीक है? लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है? आई होप आपको ये दोनों बातें भी ग्राफ के जरिए समझ में आई है। और ग्राफ से मुझे याद आया कि भाई एक पूरे सेशन में हमने ग्राफ्स को देखा हुआ है, ठीक है? अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने उसको पूरे अच्छे से देखा होगा और इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं भी देखा होगा उनको भी परेशान नहीं होना। आप इस ग्राफ को देखिए, इसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन आगे की तरफ ऐसा कम होते जा रही है, 1 पे जाके क्रॉस करिए एक्स एक्सिस को तो 0 है ना उसका मान। x का मान कितना है? 0 है। अगर हम यहां पे x का मान 1 है, y एक्सिस में मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें तो यहां पर कितना दिख रहा है? 0, तो इसका मान 0। अगर 0 पे बात करें तो क्या दिख रहा है? माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अच्छा, बाकी और भी बहुत सारे ग्राफ्स हमने देखे भाई, तो ये तो आपको समझ में आया, लेकिन बाकी के ग्राफ्स के लिए आप जरूर विजिट कीजिए, देखिए, समझिए और सीखिए, क्योंकि ग्राफ के जरिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक्स क्या चल रहे हैं वो सब समझ में आ जाता है, इजीली याद भी हो जाता है, ठीक? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब डिस्कस करते हैं लॉग के कुछ गुणधर्म, मतलब लॉग के कुछ ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके क्या होते हैं? तो देखिए, अगर लॉग के अंदर दो पार्ट्स, मतलब लॉग एक्स और लॉग वाई, ठीक है, अगर ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं, क्या करेंगे भाई? तो लॉग एक्स वाई है, लॉग एक्स वाई,
लॉग में क्या है, एक्स और वाई का ये गुणा है, तो जब गुणा होगा तो ये लॉग को दोनों को बांट दीजिए अलग अलग, बीच में जोड़ का चिन्ह। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई log x इंटू वाई, तो मतलब हो जाएगा log x प्लस log y। वहीं पर अगर ये चीज दिख जाए log x अपॉन y डिवाइड में दिख जाए, तो नथिंग मच log x माइनस log y। क्या हो जाएगा, log x माइनस ऑफ log y। मतलब अगर प्रोडक्ट में दिख रहा होगा तो एडिशन, अगर डिवीजन में दिख रहा होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देते। किसके साथ, दोनों के इंडिविजुअल के साथ। इंडिविजुअल मतलब log x y एक साथ था, दोनों मल्टीप्लीकेशन एक साथ थे, इनको बांटा तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग में अगर इसकी तो बात ही नहीं करना भाई, x की पावर अगर y हो तो क्या करते हैं, y को नीचे उतार दीजिए, log x, y log x। ठीक है, पावर में जो होता है वो नीचे उतर जाएगा। अगर इसी तरीके से यहां पर गिवन है log की पावर, log x की पावर 1 अपॉन y है भाई, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/y है, क्या करें, तो 1/y पूरा बाहर उतर गया, अंदर बचा log x। सिंपल, जो होगा पावर में ये सामने आएगा। लॉग का इस्तेमाल ही वो पावर को रिजॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो लॉग के गुणधर्म आपको समझ में आ गए कि लॉग में कैसे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन होगा। आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई इसके लिए आप एक छोटी सी हैंडबुक बनाइए जिसके अंदर इन सारे फॉर्मुलेशंस को रखिए, ताकि जहां कहीं पर भी इनकी यूटिलाइजेशन हो, क्विक एक्सेस हो, जल्दी से देख सके। ठीक है ना, क्विक एक्सेस होने से फायदा क्या होता है कि सेम थिंग बार बार रिपीट होती है और याद हो जाती है, अलग से बैठ के याद नहीं करना। ठीक है, चलिए तो मैं डिस्कस कर लेता हूं जरा लघु गणिकीय विस्तार की, मतलब लॉगरिथमिक सीरीज की। हमने, अगर आप इस पूरे वीडियो सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने पाया होगा कि हमने एक सीरीज पढ़ी थी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद से हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी सीरीज होती है, सिर्फ एपी और जीपी नहीं होते। जैसे साइन थीटा की सीरीज थी, टैन थीटा की सीरीज थी, कॉस थीटा की सीरीज थी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहां डिस्कस किया, त्रिकोणमिति को जहां डिस्कस किया वहां पे किया था। उसी तरीके से लॉग का भी अपना, मतलब लॉग का भी अपना एक क्रम है, एक सीरीज है जो n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ओपन हो सकती है। ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, ये जनरल फॉर्मूलेज होते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जब मुझे नहीं पता है कि मुझे कितने स्टेप तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो मैं उस चीज के लिए एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं, जिसके कारण ये होता है कि सामने वाला अगर इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार परफॉर्म करेगा तो वहां नंबर ऑफ टर्म्स 4 डालेगा, 10 बार करेगा तो 10, 100 बार करेगा तो 100, लेकिन हर केस में मुझे एक पर्टिकुलर आंसर मिलना ही चाहिए। इसी चीज को कहते हैं जनरल फॉर्म। तो यहां पर लघुगणिकीय विस्तार की बात करें, लॉगरिथमिक एक्सपांशन की बात करें, तो लॉगरिथमिक एक्सपांशन दो चीजें देखिए। एक होता है हमारा log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्म होता है वो चलता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ऐसे ही आगे की तरफ चलता जाए। लेकिन एक कंडीशन है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होता है भाई, तो ये जो फंक्शन है x, इट्स मे बी नेगेटिव, x इस मे बी पॉजिटिव, बट द फाइनल रिजल्टेंट दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x, ये हमेशा ही कैसा होगा भाई, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से डायरेक्शन को रिमूव कर दिया। क्यों किया डायरेक्शन को रिमूव, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ इससे मुझे चाहिए जो इसका परिमाण होता है वो, मुझे इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका मॉड्यूलस लगा दिया। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो x है ये क्या है भाई, ये मॉड्यूलस ऑफ x है, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से कम। 1 से ज्यादा होगा तो ये एक्सपांशन वैलिड नहीं है, 1 से ज्यादा होगा तो एक्सपांशन वैलिड नहीं है। सिमिलरली एक्सपोनेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, चर घातांक के लिए e टू द पावर x का भी फॉर्म है। क्या होता है ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाता है। ये अल्टीमेटली हुआ क्या है, अगर इसको मैं शुरू से लिखूं तो ये देखिए x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब बात कर लेता हूं मैं जरा इन फैक्टोरियल की। ये फैक्टोरियल क्या होता है भाई? तो फैक्टोरियल सिंपली समझ सकते हैं, हम इस सेशन में देखने भी वाले हैं, बट स्टिल मैं अभी आपको जब आ चुका है ये सीरीज में तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको कहीं पर भी मिलता है n फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है आपको कुछ नहीं करना, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू, ऐसे ही आप करते जाइए। कब तक करना है? जब तक ये आखिरी 3, 2, 1 ना मिल जाए। मतलब अगर कहीं पे मुझे 5 फैक्टोरियल मिल गया, इसका तात्पर्य है क्या लिखे यहां पे? 5 इंटू 5-1 दैट इज 4 इंटू 4-1 दैट इज 3, 2, 1, यानी 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना। ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल भाई? इसको गुणा करेंगे 120, 5 चौके 20 है ना, 60, 60 दूने 120। इसी प्रकार से अगर कहीं पे मुझे 6 फैक्टोरियल मिलता है तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 120 दैट इज 720, बरछक 72। तो ये फैक्टोरियल का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं? जो नंबर मिल जाए उसको उल्टा ऑर्डर में खोलना शुरू कीजिए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए, एक एक नंबर कम करते करते। कहां तक? आखिरी एक तक। ठीक, सिंपल। तो ये इसकी पूरी सीरीज होती है। अब यहां पर देखिए कुछ ट्विस्टिंग, ये जानबूझ के मैं कवर कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे दो बातें आपको सिखानी है। एक x टू द पावर 0 1 होता है, और एक जो होता है 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है हमारा 1। 0 फैक्टोरियल भी होगा तो 1 है, x टू द पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 मतलब 1 होता है। ये बहुत दुख देता है भाई जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब। तो x की पावर 0 मतलब, और 0 फैक्टोरियल मतलब भी 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 1 प्लस, अब इनमें कुछ नहीं कर सकता हूं, ये 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये चलता चला जाएगा। अगेन 1 अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जिसमें जनरल टर्म की बात कर रहा था वो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसका जनरल टर्म क्या होगा? x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यही चलता जा रहा है भाई। मैंने x की पावर n को, जहां पर n की वैल्यू को भी अगर मैं लिखूं तो कहां शुरू किया? 0, 1, 2, 3, ये चलता जाएगा। मैंने 0 से शुरू किया, फिर 1, 2, 3 ऐसा लिखता चला गया। ठीक है, तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। वैसे ही अगर यहां पर लिखेंगे इसका जनरल फॉर्म, तो x की पावर n अपॉन में n, ठीक है, यहां पर अगर लिखेंगे तो x की पावर n अपॉन n, ठीक। अगर 0 लिख देंगे पहला ही टर्म, तो 0 वाला टर्म पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या करते हैं भाई, ये जो n चल रहा है वो n को लिखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे 1 रखा है, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरीके से नंबर्स चलते जाएंगे, और जो इसके साइन है वो इन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, चाहे तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत काम की सीरीज है। क्योंकि सभी सीरीज कहीं ना कहीं हमको ये जो जनरल टर्म लिख रहे हैं उसके टर्म में यूटिलाइज होंगी। आगे बढ़ा जाए, अब बात कर ली जाए जो चर घातांक होते हैं और जो मूल होते हैं उनकी। ठीक है ना, ये अंडर रूट्स क्यों लिखते हैं, क्यूबिक रूट्स कैसे लिख देते हैं। कहीं पे वो अंडर रूट और क्यूबिक की जगह n आ जाए, x आ जाए, तो क्या करेंगे? क्योंकि हम तो सब जनरल के लिए बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपने नंबर्स के लिए तो सीखा हुआ है। आइए, ये पूरी की पूरी सेशन आपके जो पूर्व ज्ञान है ना, जो प्रारंभ में हमारे ऊपर पास ज्ञान है, तो हम कहे भैया प्रारंभ में तो हमारे पास ज्ञान था ही नहीं। तो भैया ऐसे कैसे ज्ञान नहीं था यार, 10th पास होकर के आ रहे हैं ना, तो ज्ञान तो है। मानो तो, विश्वास तो करो अपने ऊपर, आपके पास सब कुछ है, वो सारा पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट बन सकते हैं। वो सारा पोटेंशियल है जिसकी वजह से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छे रैंक्स ला सकते हैं। भाई आप अपने आप को डिमोटिवेट ना कीजिए। आइए शुरू करते हैं। ये सब कुछ आपको आता है, मैं कह रहा हूं आता है, मतलब भाई आता है आपको। मैं अब आपको सिखा रहा हूं क्या, तो उसको जनरलाइज कैसे करते हैं। ठीक है ना, आइए, x की पावर 0 जो अभी डिस्कस किया, किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 मतलब 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 का मतलब 1।
अब ये वाली बात नहीं आती क्या कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन है तो एक्स की पावर एन माइनस ऑफ एन लिख देंगे। भाई अगर कहीं पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखूंगा, एक्स की पावर -2। सिंपल ना, क्या होता है नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसका उल्टा भी क्या, एक्स की पावर -2 है तो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों वाली बात आगे करते हैं थोड़ी सी और। अगर कहीं पे मुझे मिलता है एक्स की पावर 1 अपॉन 2 तो इसका मतलब होता है ट्वाइस रूट ऑफ एक्स। ये ट्वाइस वाले को लिखते नहीं, सीधे सीधे एक्स लिख देते हैं। अगर कहीं दिखता है एक्स की पावर 1 अपॉन 3 तो इसको लिखते हैं थर्ड रूट ऑफ एक्स। इसको तो लिखना ही पड़ेगा थर्ड रूट ऑफ एक्स ऐसे ही, ठीक। इसी प्रकार से कहीं पर अगर अपने को मिल जाता है 1 अपॉन एन तो ये nth रूट ऑफ एक्स। अच्छा रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब अगर यहां पे ट्वाइस ऑफ एक्स लिखा है तो यहां नहीं, यहां पर अगर 2x का अगर एक पेयर होगा तो बाहर आएगा x। अगर थ्राइस ऑफ लिखा हो x इंटू एक्स इंटू एक्स तो भाई 3 का पेयर हो, 3 का अगर कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक बाहर। वैसे ही अगर n रूट ऑफ x है तो x गुणे x n नंबर्स तक अगर होगा तब जाकर के एक x बाहर आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझ में आता है कि अगर यहां पर 1 अपॉन समथिंग है मतलब वो किस में चलेगा, वो अंडर रूट में चलेगा। और नॉर्मली तो आपको पता ही है भाई एक्स स्क्वायर है तो क्या होता है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर -2। उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में, जब माइनस में चले, सॉरी माइनस में बोल रहा हूं मैं, और रेसिप 1 अपॉन एक्स में चले, 1 अपॉन एन के टर्म्स में चले तब होना है। अगर इसी तरीके से कहीं पर नंबर मुझे देखने को मिल जाए, ये एक नंबर दिख रहा है एक्स की पावर -n अपॉन m, इसका मतलब क्या दिख रहा है भाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर, ध्यान से देखेंगे, x की पावर -n इंटू 1 अपॉन m चलेगा। गुणा हुआ है ना तो पावर के ऊपर जो पावर होता है उनके बीच में गुणा होता है। क्यों ऐसा लिख पा रहा हूं, क्योंकि ये 1 अपॉन n की पावर जो लिखा हुआ है ये 1 अपॉन m, 1 अपॉन m अगर लिखा होता है तो क्या होता है भाई, तो mth रूट ऑफ x की पावर -n, और x की पावर -n का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन x की पावर n। क्या हो गया, mth रूट ऑफ 1 अपॉन x की पावर n। अगर फर्दर इसको लिखूं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कौन सा, mth रूट ऑफ x की पावर n। क्या कर दिया, ये 1 को बाहर कर दिया भाई, 1 में कितना भी रूट निकालेंगे तो कैसा आएगा, वो सेम ही तो आएगा, तो इसलिए क्या किया, 1 को बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी हमारा जो पोर्शन है ये सिंपल है भाई, क्या किया हुआ है, 1 अपॉन mth रूट ऑफ x टू द पावर n, ठीक। इसके बाद एक फॉर्म और बचता है जो है x y टू द पावर n। अगर x y टू द पावर n है तो क्या होगा, ये इन दोनों को बांट दीजिए इंडिविजुअली, x की पावर n और y की पावर n, ये दोनों इंडिविजुअली बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर n और y की पावर n। अच्छा एक छोटी बात और, ये -n नहीं होता तो अगर मुझे x की पावर n अपॉन m दिख रहा होता देन व्हाट, तो इसके केस में भी मैं यही काम कर सकता था, क्या लिखता, x की पावर n टू द पावर 1 अपॉन m, दैट इज 1 अपॉन समथिंग पावर में आता है मतलब वो रूट में जाएगा, mth रूट ऑफ x टू द पावर n। और यहां पर -n होने के कारण यहां पर क्या था, ये -n होने के कारण रेसिप्रोकल लिया, यहां नहीं है तो सिंपली चलने देंगे ना, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है भाई, ये जितनी भी कुछ मैं यहां पे करवा रहा हूं ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, जहां पे हमारे पेन अटकना शुरू हो जाते हैं, जहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम है। मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में आए हैं, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट कोई सिखाएगा, मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नया कॉन्सेप्ट आएगा, सिखाएगा, सीख जाऊंगा। दिक्कत कहां है, तो दिक्कत इसी जगह पर है कि भाई मुझे वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जो कैलकुलेशंस अब से पहले मुझे भी नहीं पता चला कि कौन सी क्लास में ये पढ़ा था, कौन सी क्लास में ये फॉर्म को पढ़ा था, और ये 1st to 10th क्लास आते आते ये सब हो चुका था और मुझे पता ही नहीं कि कौन सी क्लास में पढ़ा दिया था। तो भैया आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो आप चाहे तो भैया पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आगे पोर्शन को। इन वेरिएबल्स के पावर्स के डिस्कशन जैसे कि हम यहां पर कवर कर रहे हैं, तो हम अब बात करते हैं कुछ और पावर्स की, जैसे
x अपॉन वाई टू द पावर n। ठीक है, अभी जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था, क्या भाई x y की पावर n है तो दोनों को बांट दिया, लेकिन अभी क्या x अपॉन वाई टू द पावर n है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी बांट दीजिए भाई, कुछ नहीं करते, x की पावर में n, y की पावर में भी n। अच्छा, और इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, x की पावर n, इसको ऊपर ले गया तो y की पावर माइनस n, x की पावर n और y की पावर माइनस n। और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों की बेस अलग है। अगर बेस सेम रहता तो पावर जरूर जुड़ जाते, ठीक है ना, बेस अलग है। अगर इसी तरीके से यहां पर बात करें भाई x टू द पावर n टू द पावर m, तो x की पावर n गुणे m। जैसे अभी हमने थोड़ी समय पहले किया था भाई, एक्स स्क्वायर की पावर मान लीजिए 3 है, तो x की पावर 2 इंटू 3, x की पावर कितना 6। पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें इस तरीके के टर्म्स देखने को मिलते हैं कि x की पावर में 1 अपॉन n इंटू वाई के पावर में भी 1 अपॉन n, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं x की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी x y की पावर, एक्स वाई की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि दोनों के पावर्स में क्या था, n था, दोनों को साथ रख करके लिख दिया। जैसे कई बार को ऐसा देखने को मिलता है ना कि भाई एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर भी है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर। लेकिन ये गलती कभी नहीं करेंगे भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ना, ये गलत है, ये नहीं होगा। इंडिविजुअल के स्क्वायर्स का समिशन था, तो सम करके उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, है ना। अगर यहां पे जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर था, तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, दैट इज 13, ठीक है। ये कितना होता है भाई, 2 4 9 13। लेकिन अगर इसी को आपने लिख दिया 2 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। आप स्वयं से देखिए भैया, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये तो गलत है, इसीलिए इसको हम नहीं करते भाई। तो कंफ्यूजन नहीं, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तभी दोनों के पावर्स सेम हो तो ऊपर करते एक साथ रख करके, अदरवाइज नहीं। अगर इसी जगह पे ऐसा होता x अपॉन वाई की पावर होता 1 अपॉन n, तो क्या कहते हैं भाई, x की पावर 1 अपॉन n अपॉन वाई की पावर 1 अपॉन n। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन n इंटू वाई की पावर माइनस 1 अपॉन n। ये 1 अपॉन n नेगेटिव हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल रखेंगे तो, ठीक है। तो मतलब ये भी बन गया हमारा। अच्छा, एक फॉर्म और दिख रहा है यहाँ पर, क्या है भाई, x की पावर 1 अपॉन n की पावर में 1 अपॉन m, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर क्या, 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन m, दैट इज x की पावर 1 अपॉन n इंटू m, ठीक है, या फिर m इंटू n। भाई जो पहले आता है अल्फाबेट उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख लेते हैं, 1 अपॉन m n लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कैलकुलेशंस आई थिंक आपको जितने भी ये पावर्स होते हैं, जो चर घातांकों की बात करें, वो समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक। चलिए अब आगे अगर डिस्कस करता हूं मैं द्विपद प्रमेय की, बाइनोमियल थ्योरम की। तो बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम जब डिस्कस करते हैं तो हम यहां पर कुछ सीरीज की बात करने वाले हैं, कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं। वो नंबर्स कैसे भाई, तो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ये जो आपके सामने 4 फॉर्म दिख रहे हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे बहुत सारी जगह पे डेरिवेशन में ये यूज होते हैं, और उस समय फिर लगता है ये कहां किया था, तो भाई ये यहां किया था। क्या होता है ये देखिए, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, अगर कहीं पे गिवन हो 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n, और n अगर इसको ओपन करेंगे तो ये मिलता है मुझे 1 प्लस माइनस ऑफ nx, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके आगे ये जितने भी टर्म्स तक होगा वो मिलता चला जाएगा। सिमिलरली अगर ये पावर माइनस n होता तो यही फॉर्म होता 1 माइनस प्लस n ऑफ x, ये प्लस माइनस है, ये ध्यान से देखेंगे माइनस और प्लस, फॉर्म n प्लस 1, यहां पे जो दिखेगा क्या मिल रहा है, n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पे n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या है अंतर, क्या है भाई, तो यहां पर पावर माइनस n, ये किसके लिए है,
ये पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज है। लेकिन अगर x की पावर बहुत बहुत छोटा हो 1 से, मतलब x प्लस 1 प्लस माइनस x टू द पावर n कर रहे हैं, और ये जो x है ये छोटा है किससे भाई, 1 से, तो ऐसे केस में कुछ नहीं होता। ऐसे केस में सिंपली 1 प्लस माइनस ऑफ nx, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, ये जो पावर होता है इसी के साथ में सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस माइनस ऑफ nx हो जाता है। कहां पर, जब 1 प्लस माइनस ऑफ x टू द पावर n हो और x छोटा हो जाए तो ये चलता है भाई, nx मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली अगर माइनस में होता, ठीक है, तो अगर माइनस में होता तो क्या करते भाई, तो 1 प्लस माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस n, तो भाई जब माइनस n होगा तो ये भी तो नीचे उतरेगा। तो ये देखिए 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस एन एक्स, अब ये माइनस इसके साथ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस एन एक्स। क्या हुआ, ये प्लस माइनस वाला साइन, ये जो प्लस माइनस था यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि ये एन ने आकर के बदल दिया। इसी कारण से यहां पर भी हमने देखा था, ये जब एन था तो ये प्लस माइनस था, या माइनस एन आया तो ये माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इस एन एक्स ने बदल दिया। अब 1 से अगर छोटा है, 1 से अगर ये वैल्यू छोटी है, तो अगर 1 से वैल्यू छोटी है तो इसके आगे वाले टर्म्स नहीं बनते। ये वाले टर्म्स अगर नहीं बनेंगे तो क्या दिख रहा है, 1 प्लस माइनस ऑफ एन एक्स, या फिर 1 माइनस प्लस ऑफ एन एक्स, कब भाई, जब पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये होता है भाई हमारा एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। यहां पर कुछ बातें, जैसे जब n धनात्मक पूर्णांक है तो विस्तार में n प्लस 1 पद होंगे। अगर n कैसा भाई, n एक पॉजिटिव नंबर है, ये n है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो कितने टर्म्स आएंगे, तो अगर पावर में 2 है तो 3 टर्म्स आएंगे। अगर पावर में 3 है तो कितने टर्म्स आएंगे, 4। अगर पावर में 10 है तो कितने टर्म्स आएंगे, 11। हमेशा ही 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। जितने नंबर्स होंगे उससे एक टर्म ज्यादा आएगा, इसलिए n प्लस 1 टर्म्स आएंगे इसके पूरे विस्तार में। उसी तरीके से जब n ऋणात्मक है तो इसके विस्तार में अनंत पद होंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। कब, जब ये n नेगेटिव हो, ठीक है। इसी तरीके से n जब एक भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक मतलब 2/3 है, 1/4 है, ऐसा कुछ, तो विस्तार में अनंत पद होंगे। इसमें भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मतलब ऐसा समझ में आता है कि जब नेगेटिव पावर होगी और जब पावर फ्रैक्शनल होगी तो बाइनोमियल एक्सपेंशंस के कोई एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा। पॉजिटिव होगा तब उसका एंड होगा कितना, जितना नंबर है, जितना पावर है उससे एक ज्यादा, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमको ध्यान में रखना होता, और यहां पर ये जो 2 मेन फॉर्म है जिसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कैसे, तो अब हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जब कभी मुझे स्क्वायरिंग से याद करनी होती है, मतलब पावर्स जिसकी बात कर रहे थे, ये पावर्स कैसे ओपन होंगे, कैसे चलेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे a प्लस बी की पावर 1 है, a प्लस बी की पावर कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाता है भाई, तो ये होता है a प्लस बी, एक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन a प्लस बी की पावर 2 हो जाएगी, तो जैसे ही a प्लस बी की पावर 2 होती है, क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है भाई। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आए तो शुरू कीजिए इसको क्यूब से, a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर इसी तरीके से अगर पावर 4 आ गया तो a टू द पावर 4, 4a क्यूब बी, फिर 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4ab क्यूब, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, b4। इसी तरीके से जब a प्लस बी के पावर 5 करेंगे तो देखिए क्या आता है, a की पावर 5, 5a टू द पावर 4b, 10a क्यूब ऑफ b स्क्वायर, 10a स्क्वायर b क्यूब, और फिर आ जाता है 5ab की पावर 4 और b5। अगर आप देखते चले तो देखिए फर्स्ट टर्म जो यहां पर पावर है वही चल रही है भाई, a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5, जो n जितने पावर्स में है। इसका अगला टर्म, इसका अगला टर्म b, इसका अगला टर्म मतलब लास्ट टर्म b, इधर लास्ट टर्म b स्क्वायर, इधर b क्यूब, इधर b टू द पावर 4, इधर b टू द पावर 5। ये सेम चल रहा है।
अब बीच के टर्म्स बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जितने पावर्स होंगे, जैसे 5 है, ठीक है, तो n नंबर, मतलब n नंबर हो तो n प्लस 1 विस्तार होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 विस्तार हो गया। पावर 5 था तो 6 टर्म्स में आया, पावर 4 है तो कितने टर्म्स में आना चाहिए? 5, 1 2 3 4 5। पावर 3 है तो कितने टर्म्स? 1 2 3 4। यही तो कहना है कि अगर n पावर है, अगर पावर कितना भाई n है, तो विस्तार कितना होगा? n प्लस 1। अच्छा, अब बीच के टर्म्स कैसे भरे? तो बीच के टर्म्स में भरना बहुत ही आसान है। देखिए मैं इसको ऐसा समझाता हूं आपको। बीच के टर्म्स कितने आसान है भरने? 2 3 4 5। कैसा है? 2 3 4 5। प्रोडक्ट है किसका? ए बी ए बी ए बी ए बी। ये सभी प्रोडक्ट्स किसके? ए बी के। लेकिन क्या हुआ, यहां पर ए की पावर 1, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। बी के साथ कुछ नहीं करेंगे, बी को सेम टू सेम छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं चेंज। ठीक, इसके बाद अब बारी आती है कैसी? तो अब हम काम करते हैं, यहां पर सेम चीज चलेगा 3, लेकिन अब क्या हो जाएगा? पावर कितना, ये कितना चला था भाई? ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। अब क्या करना है यहां पर? ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म क्या चले? बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, सेम रहने वाला। लेकिन अब पावर्स कैसे है? अब यहां तक एक पावर फिर बढ़ेगा इसका, ए स्क्वायर ए क्यूब, मतलब एक पावर घट गया इसका। फिर अगले में बात करें तो फिर क्या होगा? बी स्क्वायर आ चुका है ना, अगली लाइन क्या चलेगी? बी क्यूब की। यहां पर भी देखिए क्या चलेगी? बी क्यूब की। लेकिन अब ए कहां से शुरू होगा? तो यहां तक तो ए नहीं था, ए की पावर कितनी थी? 0। अब यहां पर ए की पावर 1 ए की पावर 2। अगला यहां पर आ रहा है क्या? B4। तो अब सीरीज चलने वाली B4 की, लेकिन ए अगला जो उसके नीचे लिखते हैं तो वहां पे क्या आता है भाई? ए स्क्वायर B4। उसके नीचे और लिखते हैं तो ए क्यूब B4। यही चलते जाता, ठीक है, एक ऑर्डर में चल रहा सब कुछ। ठीक है, ये पूरे कैसे में चल रहे हैं? एक ऑर्डर में चल रहे हैं पावर्स। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, तो इस तरीके से इसके फॉर्म्स को याद रखते हैं। कॉमनली आप ये 3 याद रख सकते हैं और आई थिंक ये आपको तीनों याद भी होंगे। 4 को बनाना हुआ तो 4 हमने इजीली फॉर्म कर लिया, बना लिया उसी से। तो भाई आप सिंपली 3 तक तो याद रखिए। सिमिलरली अगर इसके साइन बदल दूं, साइन बदल दिया मतलब क्या कर दिया भाई? तो मैंने कह दिया a माइनस बी की पावर 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 5। क्या करेंगे? a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म देखिए सेम चलने वाला। यहां पे जो टर्म चलने वाला है वो देखिए, यहां पर पहले a आया, फिर a स्क्वायर आया, a क्यूब आया, a टू द पावर 4 a टू द पावर 5। फिर ये b आया, तो b के साथ में सब कुछ चलना शुरू हुआ। b, ये भी b है, ये भी b है, b है। लेकिन इन सब में देखिए पहले क्या है भाई? a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। नंबर कैसे चला? यहां पर 1 था, 2 3 4 5, मतलब दूसरी टर्म बनी। तीसरी टर्म कैसी बनेगी? यहां बी स्क्वायर से खत्म हुआ तो ये बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और साथ में क्या चलने वाला है? तो साथ में चलेगा भाई ए स्क्वायर ए क्यूब। फिर ये टर्म बी क्यूब पे खत्म हुई थी तो ये बी क्यूब, ये भी कितना है? बी क्यूब। लेकिन साथ में क्या चलेगा? अब ए स्क्वायर। यहां क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ए टू द पावर 0 से शुरू होता है पूरा। अगला यहां b की पावर 4 आया, b की पावर 4 आया, यहां a टू द पावर 0, तो यहां पर a टू द पावर 1। सेम ऑर्डर चल रहा है। लेकिन अब साइन का क्या करें? चिन्हों का क्या करें? तो चिन्हों के साथ में सिंपली ये होता है कि जितने भी नंबर से आपको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चिन्ह लगाइए। देखिए b की पावर 1 था तो ये बदलेगा नहीं पावर को, लेकिन यहां पर b स्क्वायर होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, b क्यूब होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, b की पावर 4 होगा तो पॉजिटिव, b की पावर 5 होगा तो नेगेटिव। पावर चेक कर लीजिए बस b की पावर अगर इवन है, b की पावर अगर इवन है, सम है अगर b की पावर, तो मतलब वहां प्लस आएगा, और अगर b की पावर ऑड है, विषम है, तो माइनस आएगा। ये देखिए b की पावर 1 है, ऑड है, b की पावर 1 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 है, तो देखिए सब माइनस आए, ये सब माइनस आए। लेकिन वही अगर b की पावर कैसी हो जाए भाई? तो b की पावर हो जाए हमारी पॉजिटिव। कैसी?
बी स्क्वायर तो पॉजिटिव, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव। मैंने क्या कहा कि अगर सम होगा पावर तो क्या होगा, नंबर पॉजिटिव चलेगा। लेकिन जैसे ही यहां पर फिर से क्या मिल गया, मुझे मिल गया क्यूब क्यूब क्यूब, तो ये क्या मिल गया, माइनस माइनस माइनस। ठीक, मतलब b की पावर चेक करनी होती, कुछ भी नहीं करना। b की पावर सम है तो उसके पहले प्लस का साइन लगाइए, और b की पावर अगर विषम दिख रही है तो उसके पहले क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। सिंपल। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत में हमने क्या देखा, एक जनरल फॉर्म देखा, फिर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूबिक्स, इन सबको डिस्कशन करी। अब हम बात करना चाह रहे हैं फैक्टोरियल्स के बारे में, है ना। इसको कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब यह है कि जो नंबर आपको मिला पॉजिटिव उसको नीचे के ऑर्डर में खोलना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहां तक, 1 तक करना होता है। अच्छा, जीरो मल्टीप्लाई, सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई नहीं करते भाई, कहां तक आते हैं, मिनिमम 1 तक। तो क्या है, जरा एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे हम। गणित में किसी अऋणात्मक पूर्णांक n, अऋणात्मक मतलब जो पॉजिटिव है भाई, n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या हो जो उस पूर्णांक n तथा उससे छोटी सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के योग के बराबर होती है। कैसे, अगर मेरे पास कोई नंबर है n, तो n फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले तो लिखूंगा इस n को इंटू n माइनस 1 को, इंटू n माइनस 2 को, इंटू n माइनस 3 को, इंटू n माइनस 4 को, और इसी तरीके से चलता जाएगा। कब तक, जब आखिरी ना आ जाए 3 to 1 तक। जैसे अगर मेरे पास यहां पे मिल गया 5 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखूं, 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5 करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 इज द लास्ट टर्म। क्या करूं मैं, तो इसको देखिए क्या मिला यहां पे, 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी 4, 5 माइनस 2 यानी 3, 5 माइनस 3 यानी 2, और 5 माइनस 4 मतलब 1, मतलब 5 4 3 2 1। यही तो कह रहे हैं, क्या उससे छोटी सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर, 5 से छोटी सभी धनात्मक गुणनफल के योग के बराबर है। इसे n फैक्टोरियल, ये जैसे लिखा n फैक्टोरियल से निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो 1 होता है। बस एक चीज ध्यान में रख लेंगे कि 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है ये हमेशा कितना होगा, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है भाई, 0 फैक्टोरियल हमारा बराबर होता है 1 के। ठीक, ये अलग से एक्सक्लूसिवली याद रख लेंगे कि 0 फैक्टोरियल मतलब 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित के अनेकों क्षेत्र में क्रमित गुणितों का उपयोग करना पड़ता है, जिनमें से क्रमचय संचय, कॉम्बिनेशंस, ठीक है, बीजगणितीय विश्लेषण जैसे मैथमेटिकल एनालिसिस प्रमुख है। देखिए कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, बीजगणितीय एनालिसिस करनी होती है, वहां पे जहां पे भी आपको इसको, मतलब ऐसी चीजें समझिए कि मैं ऐसा कह रहा हूं 1 2 3 सीट है और 3 लोगों को बिठाना है भैया, ए को, बी को, सी को। कैसे कैसे बैठ सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया ए पर बी, बी सी ऐसे बैठ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, बी यहां बैठ जाए, ए यहां बैठ, अच्छा एक काम करते हैं लाइन से करते हैं, ये ए को यहीं छोड़िए, सी यहां बैठ जाए, बी यहां बैठ जाए, मतलब ए पहले स्थान पे हो, बी और सी अपना स्थान बदल लिए। अच्छा अगली केस क्या बन सकती है भाई, तो अगली केस इन्हीं तीनों सीटों पर बैठने के लिए अब पहले स्थान पर बी को बिठाता हूं, यहां ए बैठ जाएगा, यहां सी, फिर पहले सीट पर बी बैठ गया, यहां पर सी बैठ जाएगा और यहां पर बैठ जाएगा ए। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों स्थान पे, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, 4 केसेस समझ में। 5वीं केस में अगर मैं बात करता हूं, यहां 5वां केस और ये 6वां केस। अब पहले स्थान पर बी बैठ गया, बी के कॉम्बिनेशन आ गया, अब यहां पर कौन बैठेगा, बैठेगा सी, तो यहां पर आ जाए ए, यहां पर आ जाए बी, यहां पर सी, यहां पर बी आ जाए और यहां पर कौन आ जाए भाई ए। यही 6 केसेस बनेंगे, 7वां कोई केस नहीं बन सकता ये 3 लोगों को बिठाने के लिए। तो ये कैसे पता चला, तो मैंने कहा 3 फैक्टोरियल,
3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। मतलब 3 लोगों को 3 कुर्सियों पे बिठाना है तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं? तो 6 पॉसिबल तरीके हैं कि पहले पर ए बैठे, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी। पहले पर ए, दूसरे पर सी, तीसरे पर बी। इनने अपना सीट एक्सचेंज किया, पहले पर बी आ गया तो ये सीन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सिंपली कहूं तो जितने नंबर्स लिखे गए हैं, नंबर कौन से भाई? तो 0 1 0 2 0 3 0 4 जो काउंटिंग लिखते हैं, 10 पॉसिबल केसेस बने, 9 तक गए। 9 के बाद क्या किया? तो 0 वाले का स्थान बदल दिया, जैसे ऐसा लिखते हैं ना 0 1 0 2, कहां तक? 0 9 तक। अब इसके बाद यहां पर रख दिया 1, अब इसके बाद 1 0 1 1 1 9 तक। जैसे 9 तक जाते इसको 2 कर देते, 2 0 2 1, है ना, ये डॉट 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 कहां तक भाई? 2 9 तक। मतलब क्या करें, हर एक के साथ पूरे कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं। इन सभी चीजों में ये जो यूज होता है यही है भैया हमारा फैक्टोरियल। कैसे? तो देखिए n फैक्टोरियल का अर्थ है 1 2 3 n, मतलब n के पहले सारे टर्म्स। ठीक है, n फैक्टोरियल अगर कहीं पे लिखा है तो ये जो होता है ना, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन, विस्मयादि बोधक का, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल साइन। और जो n होता है ये है जिसका हमको मतलब एक होल नंबर है जिसको हमको 1 तक लेकर के जाना है। क्या करेंगे? तो धनात्मक पूर्णांकों के लिए जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, कब तक जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। 1 के बाद आगे चलेंगे क्या? तो नहीं भाई, 1 के बाद आगे नहीं चलेंगे। 1 के बाद अगर आगे चले तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा ये नंबर ही खत्म हो जाएगा। ठीक, अब कुछ कॉमन फैक्टोरियल्स यहां पर गिवन है। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं n फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का कितना हो जाएगा 2, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2, या इसी चीज को लिख लीजिए क्या 4, और उसके आगे वाले को 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 थी, 6 गुणे 4, ठीक है 24। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 गुणे 24 कितना हो जाएगा 120। ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ जाऊं 6 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर इसको करेंगे तो 12 से 6 1 में कीजिए 72, 720। तो ये कुछ कॉमन फैक्टोरियल्स हैं, कुछ कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है, जो जनरली हमको याद रख लें तो काम आते रहते हैं, सीधे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये जो फैक्टोरियल्स है ये समझ में आए हैं। अब इसमें कुछ क्रमित गुणित का कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूले हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेंगे कुछ क्रम परिवर्तन की, है ना, कुछ परम्यूटेशन की। फिर हम बात कर लेंगे हमारे संयोजन की, मतलब कॉम्बिनेशंस की। तो चलिए देखिए एक काम करते हैं, जो हमने अभी कहा उसके अकॉर्डिंगली इसका जो फॉर्मूला है क्या बना, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे बना? या ये क्या दिख रहा है, ये n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। 5 का निकालना है तो 5 गुणे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, यही तो लिखा हुआ। ठीक, तो फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ऐसे ही हम बात करते हैं परम्यूटेशंस की। परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं भाई, तो npr, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरीके से जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, संयोजन की बात करेंगे, तो संयोजन कैसे होगा भाई, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और कवर करते हैं कि ये जो हमारा क्रमचय है और ये जो हमारा संचय है, ठीक है, इसका एक और नाम है भाई क्या, क्रमचय और संचय। ठीक है ना, इसको करते क्या है, आखिर ये किस तरीके से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस देखिए। क्रमचय कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ डेटा गिवन है, उनमें से कुछ चीजों को, कुछ लोगों को या कुछ नंबर्स को, जो भी हो, उनको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर का ध्यान रखते हुए रीअरेंज करना है। और अगर हम बात करते हैं संचय की, तो यहां ऑर्डर के बारे में हमको नहीं सोचना। चले एक एग्जांपल लें क्या, तो मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कहता हूं फर्स्टली देखिए कि एक वर्ड है मोहन। ठीक है, क्या है भाई, मोहन। कितने लेटर्स है इसमें, इसमें कुल अक्षर देखेंगे
तो कुल अक्षर इसके अंदर कितने हैं भाई? तो कुल अक्षर इसमें है 3 और 2 5। मैं ये कह रहा हूं कि 3 अक्षरों को रीअरेंज करके, पूरे 5 को नहीं, कितने को? 3 अक्षरों को रीअरेंज करके कितने नए वर्ड्स बना सकता हूं, चाहे उनका मीनिंग हो या फिर उनका मीनिंग ना हो। तो मुझे कितने चाहिए भाई? कुल अक्षर हो गए 5, मतलब ये हो गया मेरा n। कितने अक्षर निकालने के लिए बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं 3 अक्षर। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इन तीनों अक्षरों को रीअरेंज करना है, यानी 2 अक्षरों की पोजीशन ऑलरेडी फिक्स है। मैं कह देता हूं ये लास्ट के 3 अक्षरों को रीअरेंज करना है, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं हम क्या? इसी चीज को हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? परम्यूटेशन क्या होगा भाई? तो NPR मतलब क्या? 5 थे, उनमें से कितने को परम्यूटेट करनी है भाई? उसमें से मुझे परम्यूटेट करनी है सिर्फ और सिर्फ 3 को, 3 लेटर्स को। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला कहता है भाई n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अर्थात ये नंबर क्या बन जाएगा भाई? तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपली अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं अपन फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। क्या होता है यहां पर? तो आपके पास नंबर छोटा है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कोई बड़ा नंबर आए। तो नीचे अगर मान लीजिए 8 फैक्टोरियल बन रहा है और ऊपर आप क्रमित खोलते आइए और 8 फैक्टोरियल जहां मिल जाए वहीं रुक जाइए, क्योंकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, आपको क्यों करना गुणा? मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास में 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 ऐसा करते करते 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे, अपॉन में 8 फैक्टोरियल आ रहा है, तो भाई इसके आगे का क्यों करना? मैं सिंपली लिख लूंगा ना 10 गुणे 9 अपॉन में इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल इसको भी एक्सप्लेन मतलब इसको भी खोलूंगा तो इससे मिलेगा 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इससे ये कट गया। इसी चीज के बारे में यहां जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि नंबर छोटा है तो आपको ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब नंबर बड़े होंगे तो आपको इस बात से फर्क पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2 फैक्टोरियल दिए, 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया। ये कितना बचा भाई? तो 5 से 4 बार में 20 और 20 दिया 60। तो कितने बन गए भाई? ये 60 वेज बन गए इसमें, ठीक है। 3 लेटर्स को मिलाकर के कितने? 60 केसेस बन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और इसमें मैं डिस्कस करूं, ठीक है, क्या डिस्कशन करनी है भाई? कि यहां पर अगर मेरे पास सेकेंड केस में मेरे को एक टीम बनानी है, कुल 6 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं भाई? 6 लोग, और इनमें से मुझे बनानी है 4 लोग की टीम। क्या बनानी है? 4 लोग की एक बननी है टीम। अब 6 में से 4 की टीम बननी है, यानी 6 चीजों में से 4 चीजों को सेलेक्ट करना है। ये जनरली इसमें कार्ड्स वार्ड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं कि भाई 52 पत्ते हैं, उनमें से मुझे कोई से भी 4 चाहिए। ठीक उसी तरीके से मैं कह रहा हूं 6 लोग हैं, उनमें से 4 लोग की एक टीम बननी है, तो कैसे होगा भाई? तो इसमें ऑर्डर का कोई सीन नहीं है। 6C4 क्या होता है? NCR। यहां पे 6 जो है ये N हो गया, R जो हो गया ये 4 हो गया, तो इसको लिखते हैं NCR। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इसी ऑर्डर में लेना है, ऑर्डर नहीं बदल सकते, ऐसा कुछ नहीं। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, ऑर्डर होगा तो क्रमचय, ऑर्डर नहीं है संचय। क्या होगा भाई? तो इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बन जाएगा? N फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, N माइनस मतलब 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको अगर ओपन करें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। अब इसको देखिए, इसको कैसे कैंसिल आउट करूं? तो इसको अगर मैं लिखता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 लिख लेता हूं। ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल खत्म। 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा? 3, यानी 5 3 15। ठीक है,
ये 15 वेज हैं, 15 तरीके हैं जिससे मैं 6 लोगों के 4 लोगों की टीम, मतलब 6 में से 4 लोगों की टीम सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, कितने तरीके हैं? 15 तरीके हैं। जैसा होता है ना भाई कि हमारी जो 15 मेंबर्स की क्रिकेट टीम्स आती है उनमें से प्लेइंग 11 छांटना है, तो 11 छांटने के लिए वहां तो बहुत सारे कंडीशन है कि भाई इतने बैट्समैन चाहिए, एक विकेट कीपर चाहिए, एक कैप्टन होगा, एक वाइस कैप्टन होगा, एक या 2 स्पिनर्स हो गए, फिर फास्ट बॉलर चाहिए, कैटेगरीज। यहां कोई कैटेगरी नहीं है। हमने कहा कि भाई 15 खिलाड़ी हैं और 15 के 15 सेम टाइप के खिलाड़ी हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। उनमें से 11 को सिलेक्ट कीजिए, तो कैसे लिखेंगे? 15C11, 15C11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर ऑर्डर में खेलने की बात आ जाएगी तो भाई परम्यूटेशन के जरिए जाएंगे कि ये 3rd ऑर्डर पे जाएगा, अगर 3rd पे गया तो भैया ये 4th पे नहीं जा सकता, ये 4th पे गया तो ये 3rd पे नहीं आ सकता। ऐसे अगर कंडीशंस होंगे तो ये फर्स्ट परम्यूटेशन के जरिए जाएंगे। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स, एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, इसको भी हम सीख चुके हैं और कुल मिलाकर के इस प्रकार से जितनी टारगेट हमने इस सेशन के लिए सेट की थी वो सब कुछ अब सीख चुके हैं। बहुत सारी देखिए छोटी छोटी बातें थी जिसको सीखना जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं आप, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, आपका जो कोर कंटेंट्स मतलब कोर बुक्स जो अवेलेबल है वो क्या है भाई? एनसीईआरटी। और ये सब कुछ आपको मिल जाता है यहां पर एनसीईआरटी बेस्ट। तो मतलब आपको परेशान नहीं होना है, आपको सीबीएसई को देख करके सिंपली ये समझना है कि भाई ये एनसीईआरटी बेस्ट है। अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, CAIIB, JAIIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती है एंड जैसे ही आप अपने क्लास को टैप करते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। यहां पर जैसे आपको फिजिक्स दिख रहा है, मैथ्स दिख रहा है, इसके फुल कोर्स अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है भाई? वॉच नाउ पे क्लिक करनी है। जैसे ही आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया आपके सभी चैप्टर्स ऐसे ओपन हो जाते हैं जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। मतलब यहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में अवेलेबल है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपका वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाता है जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात नेक्स्ट वीडियो करके आप यहां से अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक टॉपिक देख रहे हैं उसके अगला आगे आने वाला टॉपिक आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नेक्स्ट वीडियो कीजिए, आपका अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं भाई? अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर आने वाला है 11th क्लास के पूरे ही सिलेबस और इसे अपने दोस्तों को भी बताना है। तो इसलिए क्या करेंगे? शेयर कर देंगे इसे ताकि वो भी सब्सक्राइब करेंगे और उनको भी मिल सकेगी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और कुछ मूलभूत गणितीय अवधारणाओं के साथ, कुछ और की कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।